आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज मैं लेकर आया हूँ वीडियो जिसमें आपको यहाँ पर क्लास 11th मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 है यहाँ पर सपोर्ट मटेरियल से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर सपोर्ट मटेरियल का यूनिट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले तो आंकड़ों का संकलन पढ़ेंगे और संगठन एवं प्रस्तुतिकरण पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली आंकड़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का क्लास 11th और 12th का आपको जो है हिंदी मीडियम में पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट 2 सपोर्ट मटेरियल क्लास 11th, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का है ये। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे वो चीजें देखते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद आंकड़ों का संग्रहण करना। संग्रहण का मतलब होता है आंकड़ों को इकट्ठा करना, ठीक है। आंकड़ों को कैसे इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं। उसके बाद क्या होता है, अनुसंधानकर्ता किन्हें कहते हैं। उसके बाद भारत की जनगणना किस प्रकार से आंकड़ों को एकत्र करने में भूमिका निभाती है। और यहाँ पर प्रंगणक क्या होता है और यहाँ पर प्रकाशित स्रोत क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाशित स्रोत के माध्यम से किस प्रकार से जो है हम आंकड़े एकत्र कर सकते हैं। प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नावली के माध्यम से भी हम आंकड़े जो है एकत्र कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी प्रदर्शित या खून का नमूना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, यहाँ पर यूनिट में। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आंकड़ों का संग्रहण। संग्रहण मतलब कहाँ से हमें आंकड़े मिलेंगे। तो हम आंकड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आंकड़े जो हैं कहाँ से हमें मिलेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आंकड़े क्या कहाँ से मिलेंगे, और उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो आंकड़े होते हैं 2 प्रकार के। पहले होते हैं प्राथमिक आंकड़े और दूसरे होते हैं द्वितीय आंकड़े, जिसमें मौलिक, जिसको प्राथमिक आंकड़ों को मौलिक आंकड़े भी कहा जाता है और द्वितीय आंकड़ों को जो है मौलिक आंकड़े नहीं होते हैं, किसी भी अन्य स्रोत से एकत्रित होते हैं, ठीक है। मौलिक आंकड़े जो कि स्वयं ही एकत्र किए जाते हैं और इसका कोई अन्य स्रोत नहीं होता। मौलिक का मतलब होता है स्वयं जाकर जो आंकड़े लिए जाते हैं, ठीक है। स्वयं जाकर मिल करके जो आंकड़े मिलते हैं, बातचीत करने के बाद जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसे मौलिक आंकड़े कहते हैं। और यहाँ पर मौलिक आंकड़े जो नहीं होते वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जैसे कि किसी हमने, यानी आप जो है यहाँ पर आप किसी दोस्त के पास गए और आपने दोस्त से पूछ लिया, तो वो क्या होगा, आप जो है यहाँ मौलिक रूप से आंकड़े एकत्र नहीं हुए। और आप कहीं आप गए हैं और वहां पर आपने स्वयं ही पता किए आंकड़े किसी स्थान पर जाकर के, तो वो मौलिक हो गए। तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई व्यक्ति स्वयं ही आंकड़ों को पता लगाता है, यानी स्वयं जाकर के जहां से आंकड़े मिलने हैं वहां पर जाकर के उन आंकड़ों को एकत्र करता है, तो उसे एक मौलिक आंकड़े कहते हैं। और जो मौलिक नहीं होते हैं, जैसे कि किसी से भी पूछ लिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक घटना के रूप में घटना के बारे में आंकड़े एकत्र करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक घटना घटित हो गई है कहीं पर, तो आप उस घटना स्थल पर जाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा आंकड़े। तो वहां पर अगर आप जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से और वहां पर जांच करते हैं और देखते हैं क्या 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 हुआ है वहां पर, तो आप वहां पर पता लगाएंगे। तो अगर इस तरह से आंकड़े आप एकत्र करेंगे तो वो मौलिक आंकड़े कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वहां पर नहीं गए, आपका कोई दोस्त गया है, वहां पर आपने अपने दोस्त से पूछ लिया है कि कौन क्या क्या हुआ है, तो वो सारी चीजें आपको बता देगा। तो वो होते हैं मौलिक आंकड़े नहीं होते हैं, यानी अन्य स्रोत से प्राप्त आंकड़े होते हैं। तो देखिए इसमें भी कुछ भाग हैं। प्रत्यक्ष अनुसंधान। प्रत्यक्ष अनुसंधान का मतलब यही होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप घटना स्थल पर जाएंगे और आप वहां पर स्वयं ही आंकड़े एकत्र करेंगे, तो उसे कहेंगे हम प्रत्यक्ष अनुसंधान करना, ठीक है। जिस व्यक्ति की सूचना चाहिए उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष संपर्क अनुसंधानकर्ता करता है। अनुसंधानकर्ता कौन होता है, वह व्यक्ति होता है जो स्वयं ही जाकर आंकड़ों को एकत्र करता है, उसे अनुसंधानकर्ता कहते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या है, 2 चीजों में डिवाइडेड है, ये बटा हुआ है। द्वितीय आंकड़े जो होते हैं प्राथमिक प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित स्रोत होते हैं और अप्रकाशित स्रोत होते हैं। जो आंकड़े होते हैं द्वितीय वाले, वो कैसे मिलते हैं, 2 तरीके से मिल जाते हैं।
एक तो प्रकाशित स्रोत के माध्यम से मिलते हैं और दूसरे अप्रकाशित स्रोत के माध्यम से मिलते हैं। तो आप चिंता मत करिए, यहाँ पर ये सारे जो पॉइंट आपको जो भी डाउट है हम ये जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आगे जो है डिटेल में हम इस सारे पॉइंट के सभी पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर प्रत्यक्ष आंकड़े हो गए। प्रत्यक्ष अनुसंधान के माध्यम से जो है प्राथमिक आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं। दूसरा तरीका है यहाँ पर अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के माध्यम से भी यहाँ पर किए जा सकते हैं, जैसे कि जांच के विषय में सूचना रखने वाले तीसरे व्यक्ति से अनुसंधानकर्ता संपर्क करता है। तो यहाँ पर अनुसंधानकर्ता क्या है, जो आंकड़े एकत्र करने वाला व्यक्ति है वो जाएगा किसी अन्य व्यक्ति से मिलेगा, ऐसे व्यक्ति से जिसको आंकड़ों के बारे में पता है, उससे वो पूछ लेगा और उससे एकत्र कर लेगा, ठीक है। अब आते हैं तीसरे स्थान से, मतलब तीसरी तरीके से जो है प्राथमिक आंकड़े कैसे मिल सकते हैं, वो है स्थानीय स्रोतों द्वारा प्राप्त हो सकते हैं या संवाददाताओं द्वारा सूचना मिलती है। तो आप देखते होंगे टेलीविजन में जो है यहाँ पर चलते रहते हैं, समाचार चलते रहते हैं, बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं। तो उन न्यूज के माध्यम से जो भी है आंकड़े हमें मिल जाते हैं, संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। उसके बाद जो अगली विधि है, पहली देखिए 3 विधियां हमने पढ़ ली। पहली होगी हमारे प्राथमिक आंकड़े को एकत्र करने की, जो है यहाँ पर हम पूछेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन जो है आ सकता है कि प्राथमिक आंकड़े, ये तो आता ही आता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े। इसमें आता है प्राथमिक आंकड़ों में अंतर बताइए, प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों में अंतर बताइए, इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक और आता है यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुसंधान। ये सारी विधियां आपको याद होनी चाहिए, क्या कौन सी विधि होती है। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, जिसमें स्वयं व्यक्ति जाता है, जो है स्वयं प्रत्यक्ष रूप से मिलता है और आंकड़े एकत्र करता है। अनुसंधानकर्ता, जो व्यक्ति जाता है मिलने, यानी जो आंकड़े एकत्र करता है, उसे अनुसंधानकर्ता कहते हैं। अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान, इसका मौखिक अनुसंधान का मतलब होता है कि ये स्वयं ही मौखिक रूप से पूछता है, यानी ठीक है। उसके बाद अनुसंधानकर्ता संपर्क करता है स्वयं ही और स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कर लेता है आंकड़े। तीसरा स्रोत है डाक विधि। डाक विधि के माध्यम से या प्रश्नावली द्वारा डाक विधि सूचना, यानी प्रश्नावली के माध्यम से हम सूचना प्राप्त करते हैं। ये भी हम विस्तार से पढ़ेंगे कैसे हम प्रश्नावली के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और एक होती है प्रगणक विधि, इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करते हैं। ये एक होती है टेलीफोन द्वारा हम प्राथमिक आंकड़े एकत्र कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है 6 तरीके देखे हैं। कौन कौन से तरीके हैं देख लेते हैं एक बार हम। यहाँ पर हमने 6 तरीके देखे। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, इसके द्वारा हम प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करेंगे। प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, इसके द्वारा हम प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर स्थानीय स्रोतों द्वारा हम आंकड़े प्राप्त करेंगे प्राथमिक वाले, और डाक विधि के माध्यम से हम प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करेंगे। उसके बाद प्रगणक विधि से हम प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करेंगे और यहाँ पर टेलीफोन द्वारा हम जो है प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करेंगे। आई होप यहाँ पर समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी विधि है, किस प्रकार से जो है आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो है यहाँ पर यूनिट 2, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक जो थे हमने पढ़ लिए, आंकड़ों का संकलन। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है आंकड़ों का संकलन, यानी आंकड़ों को एकत्र करना, ठीक है। तो आंकड़ों का संकलन मतलब क्या होता है? आंकड़ा मतलब होता है एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्याओं को समझने में सहायता करता है। तो आंकड़े के माध्यम से क्या होता है? आंकड़ा एक ऐसा साधन है। क्या है आंकड़ा? एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम समस्याओं को, उनकी सूचना मतलब इनकी सूचना के माध्यम से जो है समस्याओं को जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आने वाली समस्याओं को पता लगा सकते हैं पहले ही, ठीक है। अतः आंकड़ों के संग्रहण का उद्देश्य किसी समस्या को स्पष्ट एवं ठोस समाधान, ठीक है, समाधान के लिए साक्ष्य को जुटाना है, जुटाता है। तो क्या करता है ये? आंकड़ों का लक्ष्य क्या होता है? आंकड़े क्या करते हैं? यहाँ पर उद्देश्य किसी समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान के लिए साक्ष्य को जुटाना है। मतलब ये किसी भी जो है स्पष्ट और यानी स्पष्ट और यहाँ पर कोई समस्या होने वाली है, तो यहाँ पर कोई समस्या या जो है कुछ घटना होगी भविष्य में, उसके लिए जो है ठोस आंकड़े जो है ये जुटाने का काम करते हैं आंकड़े, यानी साक्ष्य जुटाते हैं, यानी सबूत के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं ये आंकड़े, ठीक है। इसलिए सांख्यिकी अनुसंधान के लिए आंकड़ों का संकलन सबसे प्रथम एवं प्रमुख कार्य है। तो सांख्यिकी में जो होता है यहाँ पर आंकड़ों का सबसे प्रथम और प्रमुख कार्य होता है अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर समझ आ रहा होगा आपको ये क्या चीज है, आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों का संकलन क्या होता है, आंकड़ों को क्या होता है। आंकड़ों का संकलन मतलब होता है आंकड़ों को इकट्ठा करना, ठीक है। आंकड़ों को इकट्ठा क्यों किया जाता है?
ताकि हम जो है भविष्य में आने वाली समस्याओं का पता लगा सकें और उस भविष्य में होने वाली घटनाओं का जो है घटनाओं के साक्ष्य जुटा सकें। साक्ष्य मतलब होता है सबूत, जुटा सकें और उसको जो है एक प्रमाणित रूप से सिद्ध कर सकें। ठीक है, यहाँ पर आंकड़ों के स्रोत क्या होते हैं, आंकड़ों को कैसे स्रोत होते हैं, मतलब मैंने आपको बताया प्राथमिक स्रोत होते हैं आंकड़े के, द्वितीय स्रोत होते हैं। तो प्राथमिक स्रोत के बारे में पढ़ते हैं पहले। वे आंकड़े जो अनुसंधान की क्रिया में प्रथम बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्र किए जाते हैं तथा प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ये आंकड़े मौलिक होते हैं। तो सीधी सी बात है, प्राथमिक आंकड़े कौन से आंकड़े? वे आंकड़े जो अनुसंधान क्रिया द्वारा, अनुसंधान क्रिया के माध्यम से प्रथम बार जो आंकड़े पहली बार एकत्र किए गए हैं और अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित होते हैं, यानी नए सिरे से एकत्रित होते हैं, पहली बार एकत्रित हुए हैं और अंत तक वही आंकड़े जो है नए सिरे से एकत्रित किए गए हैं, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। कौन से आंकड़े कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। जो कि अनुसंधान करता प्रथम बार एकत्र करता है जो आंकड़े, उन्हें अनुसंधान क्या कहते हैं? हम यहाँ पर प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े एकत्र करने की विधियां जो है 4 विधियों के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। मैंने आपको ऊपर 6 विधियां बताई हैं, तो यहाँ पर 4 विधियां हैं। कोई बात नहीं, आप जो है ऊपर आप लिख सकते हैं 6 विधि भी। यहाँ पर देखिए, पहली विधि है प्रत्यक्ष अनुसंधान, जिसमें स्वयं जाता है व्यक्ति। उसके बाद संवाददाता अनुसंधान, यानी उससे पूछता है व्यक्ति, बातचीत करके पता लगाता है आंकड़ों का। दूसरा है यहाँ पर अनुसंधान करता है, यहाँ पर क्या करता है? प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान कर लेता है, यानी उससे बातचीत करता है मौखिक रूप से जो है। और यहाँ पर जो है टेलीविजन के द्वारा, डाक द्वारा जो है, प्रगणों द्वारा जो है, प्रगणकों के माध्यम से पता लगाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है द्वितीय आंकड़े कैसे होते हैं? द्वितीय आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित ना करके, देखिए अनुसंधानकर्ता ऐसे आंकड़े जो स्वयं एकत्रित नहीं करता है, अन्य व्यक्ति अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग करता है, यानी अन्य व्यक्तियों द्वारा जो है अनुसंधानकर्ता एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग करेगा। मतलब अनुसंधानकर्ता जब स्वयं आंकड़े एकत्र करेगा तो वो प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे, लेकिन वही आंकड़े अगर वह अनुसंधानकर्ता किसी अन्य व्यक्ति से लेकर जो है उनका प्रयोग करेगा तो वो द्वितीय आंकड़े कहलाएंगे। द्वितीय आंकड़े का मतलब और प्राथमिक आंकड़े का मतलब यहाँ पर शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है। प्राथमिक आंकड़े का मतलब होता है कि पहली बार जो आंकड़े आए हैं, यानी शुरू में आए हैं और शुरू में ही यूज हो गया, उनका इस्तेमाल हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक बार आंकड़े एकत्र कर लिए, अब हम उसका बार बार उपयोग कर सकते हैं, बार बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो द्वितीय आंकड़े होंगे। द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं यहाँ पर, ये आपको पता चल गया। उसके बाद द्वितीय आंकड़ों के निम्नलिखित स्रोत है, यानी एकत्रित करने के स्रोत कौन कौन से? पहला है प्रकाशित स्रोत, दूसरा प्रकाशित स्रोत और अन्य स्रोत भी हैं, वेबसाइट के माध्यम इत्यादि से भी स्रोत मिल जाते हैं। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या होते हैं? ये देखिए, एक अच्छी प्रश्नावली। अब ये प्रश्नावली क्यों है? क्योंकि प्रश्नावली भी एक माध्यम है आंकड़े एकत्र करने का, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि प्रश्नावली के माध्यम से कैसे आंकड़े एकत्र होते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो पहला है अन्वेषण का परिचय तथा अन्वेषण के उद्देश्य का विवरण। तो अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या होते हैं? एक अच्छी प्रश्नावली बनानी है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से पॉइंट है जो हमें याद रखने चाहिए? तो यहाँ पर जो है अन्वेषण का परिचय याद रखना चाहिए। ठीक है, कि हमें जिसको मतलब जिससे आंकड़े लेना है तो ऐसी प्रश्नावली हो जिससे उसका परिचय मिल जाए, वो कौन है, कहाँ रहता है, किस तरह से उनका परिचय मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पर अन्वेषण का परिचय मिले, उसका विवरण मिल जाए। उसके बाद प्रश्नावली लंबी ना हो, यानी जो प्रश्नावली होती है वो लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्नावली लंबी होगी तो जो भरने वाला व्यक्ति है वो उसको आधा ही छोड़ देगा, वो भरेगा ही नहीं, क्योंकि वो बोर हो जाएगा। इसलिए उसको वो लंबी प्रश्नावली नहीं देनी है। प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए, यानी जो प्रश्नावली होती है वो सामान्य प्रश्नों से आरंभ होनी चाहिए और विशिष्ट प्रश्नों तक बढ़नी चाहिए। यानी शुरू में आपको सामान्य जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछने हैं। प्रश्न जो है सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, प्रश्न सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए प्रश्न दोहराई नकारात्मक वाले नहीं होने चाहिए, यानी दो बार नहीं पूछे जाने चाहिए प्रश्न, और जो है नकारात्मक नहीं होने चाहिए। ठीक, उसके बाद संकेतात्मक प्रश्न नहीं होने चाहिए, कि संकेत देने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। उसके बाद देखिए प्रश्न से उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं मिलना चाहिए, यानी ऐसा कोई प्रश्न नहीं देना चाहिए प्रश्नावली में जिससे कि उसे उत्तर का जो है संकेत मिल जाए। ठीक है,
ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए, इसे संकेत नहीं मिलना चाहिए, ऐसा प्रश्न रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कर लिया। तो यहाँ पर देखिए प्रदर्शित विधि यानी प्रतिदर्श की विधियां, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर अभी तक यहाँ पर हमने जो है एक अच्छी प्रश्नावली के गुण कर लिए हैं। तो आगे आने वाली वीडियो में हम करेंगे ये वाला टॉपिक जो कि यानी प्रतिदर्श की विधियां हैं, कौन कौन सी प्रतिदर्श विधि भी होती है, एक आंकड़े एकत्र करने की एक विधि है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी हो रही है लंबी। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।